नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करते हैं कि देखिए, राजनीति में कभी 2 दूना 4 नहीं होता है, 4 दूना 8 नहीं होता है। आप जो करने जा रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा आप सोच नहीं सकते। किस स्तर पर प्रतिक्रिया हो सकती है आपको एहसास नहीं हो सकता है कि हमारे कुछ निर्णय से उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा राजनीति में, किसी को इसकी समझ नहीं है। फूफा जी भी नहीं सोचे थे, मतलब केजरीवाल भी नहीं सोचा था कि भाई हम अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होंगे तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। केसीआर भी नहीं सोचे होंगे कि भाई विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही है उस मुहिम में अगर हम अपने आप को शामिल नहीं करते तो क्या होगा। इसका मतलब है कि राजनीति में जो चीज़ें आप दिख रहे हैं और जिस आंकड़ों के सहारे आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गठबंधन के सहारे आगे बढ़ाना चाहते हैं, कौन कहाँ किस तरीके से किस रूप पर आप पर हमला बोल दे कहना मुश्किल है, सोचना मुश्किल है। खबर ये है कि आधारी जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में जो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी हैं वो फैसला लिया है कि हम तेलंगाना में चुनाव लड़ेंगे और तेलंगाना में उन इलाकों में चुनाव लड़ेंगे जिन इलाकों का बॉर्डरिंग महाराष्ट्र से मिलता है। 100 सीट ऐसे चिन्हित किया जा रहा है कि वहाँ वो चुनाव लड़ेगा और उसकी तैयारी के लिए आज ही शरद पवार तेलंगाना निकल चुके हैं। खबर इतना ही नहीं है, खबर ये भी है कि आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की बहन जो तेलंगाना में लगातार संघर्ष कर रही है, उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय होने वाला है और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री इसकी पटकथा लिख रहे हैं और सोनिया लगातार बात कर रही हैं उनकी मां से। प्रियंका लगातार उसकी बहन जगन रेड्डी के बहन के संपर्क में है। भले रिश्ते टूट गए होंगे लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता सोनिया और प्रियंका बना कर रखी है। उसका लाभ 2024 के इलेक्शन में मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बात यहीं तक नहीं है, मायावती ने भी घोषणा कर दिया कि तेलंगाना में चुनाव लड़ेंगे और खबर ये आ रही है कि शिमला में जो बैठक आयोजित हुई है उसमें बैठक में मायावती भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सियासत कुछ इसी तरीके से घूमनी शुरू हो गई है और जो निर्णय लिया गया इस विपक्षी एकता के को लेकर जो बैठक आयोजित की गई थी कि हर व्यक्ति का जिससे बेहतर रिश्ता है उनको एक साथ लाने की कोशिश की शुरुआत की जाए। ममता ने अखिलेश को साधने की तैयारी उनको पहले से थी, लालू यादव से तो व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्ता है ही। अब कहा यह जा रहा है कि शरद पवार ममता बनर्जी से भी बात कर रही हैं और ममता बनर्जी प्रियंका के टच में है। अब अगर गठबंधन की बात होती है तो समाजवादी, बसपा और अन्य जो छोटी दलें हैं उस पर भी गंभीरता से चर्चा होनी शुरू हो गई है। ये डेवलपमेंट है। नीतीश कुमार यूपी से फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर भी अब चर्चा बैठक के बाद जो अखिलेश का जो अपना कुनबा है उस पर शुरू हो गई है कि कैसे हम इसकी घेराबंदी करें, क्योंकि यूपी के बगैर बीजेपी को बड़ी पराजय नहीं दी जा सकती है और यूपी में अगर बीजेपी की घेराबंदी हो गई इस तरीके के गठबंधन के बाद तो फिर मोदी है तब भी नामुमकिन है वाली बात हो जाएगी। इसलिए यूपी के महत्व को देखते हुए अलग अलग फ्रंट पे बात करने के लिए कांग्रेस भी पहल कर रही है और जो विपक्ष के नेता जो कल बैठक में शामिल हुए हैं वो भी पहल कर रहे हैं और पहल के पीछे इतनी गंभीरता है कि सभी बिंदुओं पर एक दूसरे से आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। नीतीश इस कोऑर्डिनेशन को देख रहे हैं। जो हरियाणा में हो रहा है, पता चल रहा है कि किसी भी समय सरकार गिर सकती है। पूरे चौटाला परिवार के एकीकरण का जिम्मा वामपंथियों को दी गई है। कई ऐसे वामपंथी नेता हैं जिनके उनसे परिवार से बेहतर रिश्ता रहा है। लालू यादव को भी ये जिम्मेवारी दी गई है। कल के बैठक का सबसे पॉजिटिव चीज़ यही है कि इस देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनका विधायक हो या सांसद हो या ना हो, उन तमाम लोगों को कैसे इस गठबंधन के साथ जोड़ा जाए इसकी कोशिश के लिए अलग अलग फ्रंट पर अलग अलग मोर्चेबंदी से नॉर्थ ईस्ट पूरी तौर पर ममता बनर्जी को दे दिया गया, असम से लेके मेघालय मिजोरम तक कि आप वहाँ पर कोऑर्डिनेट कीजिए। साथ में जो कांग्रेस की यूनिट है वो उनके साथ खड़ी रहेंगे। पूरे तौर पे जो है सो हर एक प्लेटफॉर्म पर लगा दिया गया है कि कैसे करेंगे
और इसका रिजल्ट देखिए 24 घंटे के अंदर में तेलंगाना में खेल शुरू हो गया। केजरीवाल को दिल्ली में घेरा जाए, इसकी तैयारी शुरू हो रही है कि दिल्ली में अगर फूफा ज़्यादा उड़ते हैं तो दिल्ली में लोगों को बताया जाए कि कैसे ये संघ के इशारे पर काम कर रहे हैं। और कई ऐसे उदाहरण हैं जिन उदाहरणों के सहारे इनकी बखिया उघाड़ने की तैयारी विपक्षी एकता के जो फ्रंट पर लोग मौजूद हैं वो शुरू कर दिए। वो तो कल ही अगर ज़्यादा बहस अगर होती बैठक में तो वो तय था कि केजरीवाल को सार्वजनिक तौर पर जीतन राम मांझी वाली उपाधि देकर उनको विदा किया जा सकता था, लेकिन वहाँ वो संभले, उनकी अपनी पार्टी भी बचानी है और उस पार्टी के अंदर भी उनकी इस गतिविधि से नाराज़गी है, क्योंकि जिस समय में आप पार्टी का गठन हुआ था इस तरीके से विस्तार करने की बात नहीं थी। और सब जानते हैं कि जब इस तरीके का विस्तार होगा तो भ्रष्टाचार का सहारा लेना ही पड़ेगा, और जब भ्रष्टाचार का सहारा लेंगे तो मंत्री को जेल जाना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें चलनी शुरू हो गई है। इसलिए ऐसे में कह सकते हैं कि विपक्षी एकता को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, बीजेपी कह रही थी कि अरे भाई कुछ सब फोटो सेशन हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव 24 घंटे के अंदर किस तरीके से देखने को मिल रहा है, इसकी एक वानगी तेलंगाना में आज देखने को आप मिल जाएगा। एक सप्ताह के अंदर में तेलंगाना की पूरी घेराबंदी, मतलब केसीआर की घेराबंदी तेलंगाना में कैसे हो, ओवैसी की घेराबंदी तेलंगाना में कैसे हो, इसकी तैयारी हैदराबाद में शुरू हो गई है। और ओवैसी के कई करीबी जो उन्हीं के स्तर के पैसे वाले हैं, नेता हैं, उनको कांग्रेस खड़ी कर रही है कि ओवैसी के उस चाल चरित्र चेहरा को सार्वजनिक होना चाहिए कि किस तरीके से संघ और बीजेपी के साथ मिलकर पूरे देश में उनको लाभ पहुंचा रहे हैं। तो ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई है, उस नैरेटिव में राहुल की जो भूमिका है सो है ही, पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस फ्रंट को आगे लेकर बढ़ने की तैयारी में हो गया है कि कहीं से भी बात उठे तो स्वर एक हो। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि विपक्षी एकता की पहली बैठक ने जो संदेशा दिया है मोदी के कैंप में, भले ही कहने को कुछ भी कहें, हरकंप तो जरूर मच गया है।